नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा की शुरुआत की। साथ ही लगभग 35,000 करोड़ के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब और नौकरी के रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और भारी संख्या में इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत आप छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है 1 लाख, जिसमें 333 सड़कों का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री जनमन योजना में ऐसे बीपीटी लोगों के 366 बसाहटों तक रोड पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी।
सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 34,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम का आयोजन था और पूरे 90 के 90 विधानसभा में आयोजन था और सभी विधानसभा में हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण गए हुए थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से जुड़े थे। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला और आज उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 34,000 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों का सौगात दिया। तो पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। दुर्ग के बैगापारा मिनी स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास। इस अवसर पर शहर विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं के विकास कार्यों की सौगात मिली है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शनिवार को दुर्ग शहर विधानसभा अंतर्गत बैगापारा मिनी स्टेडियम में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही बहुत से किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे नगर वासियों ने इसका लाभ उठाया। इस दौरान शहर विधायक गजेंद्र यादव ने हितग्राही महिलाओं को राशन कार्ड का वितरण भी किया। इनके साथ साथ अगर इनके पार्षद का यहाँ उपस्थित हो तो आप लोग की मदद करेंगे। आदरणीय सरला सोनी जी, आदरणीय सरला सोनी जी आगे बढ़ाओ। हमारा मूल सिद्धांत रहा उसको परिपालित करते हुए हमारे युवा विधायक न रिन्यूअल में देरी होगी और न केवाईसी में देरी होगी। अभी हमारे पार्षद बंधुओं को ये है, एक सूची आंगनबाड़ी में आ गई है। आप लोग सब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इनमें से 18,897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों को वर्चुअल संबोधित भी किया। दिखाई दे रही है
कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और एलईडी स्क्रीन के सामने जो भी बंधु हैं वो एलईडी स्क्रीन के सामने से हट। छत्तीसगढ़ की पावन धरती के सभी नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को स्वागत उद्बोधन। ऐसे विश्व के बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़ वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े थे। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर भरोसा किया है। आपकी गारंटी के सारे कामों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हुए हैं। इस अवसर पर दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस संबंध में शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, भाजपा पार्षद अजीत वैद ने अपनी जानकारी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम था, पूरे छत्तीसगढ़ के सारे नगरीय निकायों में हो रहा है। माननीय भारत प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे केंद्र की योजनाएं हैं। जैसे आपको जानकारी में होगा कि दुर्ग जिले के सिरसा जो गांव है, भिलायती सिरसा में एक बहुत बड़ा जो सौर ऊर्जा सोलर प्लांट रेलवे द्वारा बनाया गया, उसका भी आज लोकार्पण था। और बहुत सारे जो वाईसे ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, रोड है, सारी चीज़ों का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। और आज मुझे बताने में बहुत हर्ष है कि महतारी वंदन योजना की राशि का भी आज सारे लोग लिस्टिंग हो गए हैं। लगभग 63,000 से ज़्यादा लोगों को दुर्ग में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उस संबंध सारे कार्यक्रमों को लेकर आज ये आयोजन हुआ है। हितग्राहियों को राशन कार्ड देने का नया राशन कार्ड भी आज से देना है। इसका आज ये कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, ये चरणबद्ध जो छूट रहे हैं उनको फिर से लिया जाएगा। हमारे बीच में ऐसा कई जिलों से शिकायत आई कि जो ऑनलाइन जो है प्रोसेस थोड़ा धीमा चल रहा है, उसको भी बाद में बढ़ाया। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जिनका ऑनलाइन छूटा है उसको भी, जिनका ऑफलाइन जो हो गया है वो दावा आपत्ति उसको सुधार कर लिया जाएगा। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर के 34,400 करोड़ की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ की जन जन की तरफ से मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ में अब लग रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ एक नई दशा की उड़ान भरेगा और पूरे देश में अपना नाम एक अलग, उम्दा और एक नए सिरे से दिखाई देगा देश में। विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज यह आयोजन सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि जो हमारे केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और हमारे राज्य की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ हर आदमी तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, उसी के प्रचार प्रसार के लिए। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी था, उनकी बातें आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विधानसभा में कार्रवाई के दौरान जनजाति समाज के समग्र विकास, उत्थान एवं कल्याण हेतु घनी आबादी से जुड़े जनजाति समाज के क्षेत्र को विकास प्राधिकरण से जोड़कर क्षेत्रों के समग्र विकास करने का निर्णय लिया गया है। इससे आदिवासी समाज को मौलिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मैं संकल्प लाने वाले विधायक का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक पुन्नूलाल मोहले जी, जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं, लगातार कई मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, ऐसे नेता के द्वारा जो हमारे मैदानी क्षेत्र में, जो प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर जितने भी ब्लॉक हैं या गांव हैं, उन गांवों में 25% से भी अधिक ट्राइबल के पॉपुलेशन है। ऐसे गांव को भी प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया था। तो उनका ये संकल्प था कि इन गांव को भी शामिल करते हुए प्राधिकरण के माध्यम से उनके लिए जो भी विकास के काम हो,
या अन्य उनके सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी योजनाएं हों, उन योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए माननीय सदस्य के द्वारा जो संकल्प लाया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। और माननीय सदस्य को मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। उन्होंने इतना अच्छा संकल्प लाया और ऐसे तबके के ऊपर जिनका बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है, उन क्षेत्रों का ध्यान दिलाया है जहाँ की विकास की दौड़ अभी भी रोशनी अभी जलाना बाकी है। तो मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
राज्य सरकार की महती योजना महतारी वंदन योजना के तहत पूरे प्रदेश की विवाहित महिलाओं को स्वावलंबन हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाना तय है, जिसे लेकर सभी महिलाओं ने आवेदन भी जमा कर दिए हैं। परंतु अब आवेदन सूची जारी होने के पहले लगभग 40% आवेदन की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इन सभी मामलों को लेकर भिलाई व रिसाली नगर निगम की परियोजना अधिकारी शिल्पा तिवारी से एसीएन न्यूज ने चर्चा की। उन्होंने ये साफ किया है कि जो त्रुटियां आवेदन फॉर्म में हैं, उसे जल्दी ठीक किया जाना है, जिसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा और विश्वास दिलाया है कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एसीएन न्यूज से मैं हूं संतोष शर्मा और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आज एक हवा बना हुआ है, एक बहुत परेशानी वाली भी बात है, अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर के महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। महतारी वंदन योजना, बात कर रहे हैं हम महतारी वंदन योजना की। महतारी वंदन योजना के तहत जिन लोगों ने अपने अपने फॉर्म जमा किए थे, उसमें भी दो चीज़ें देखी जा रही हैं कि किसी ने ऑफलाइन जमा किया था और किसी ने ऑनलाइन कराने के बाद फॉर्म को जमा किया है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो अंतरिम सूची आने वाली है, उस सूची के बाद, वो सूची आने के बाद भी कई लोगों के नाम उसमें दिखाए नहीं जा रहे हैं, प्रदर्शित नहीं हो रहा है और उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि उनका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम की परियोजना अधिकारी शिल्पा तिवारी मैडम से बात करते हैं। मैडम, महतारी वंदन योजना काफ़ी अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना के तहत ये देखा जा रहा है कि इसमें बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का नाम अब तक दिखा नहीं रहा है। लगभग हमको ऐसे आंकड़े मिले कि 44% फॉर्म दिख नहीं रहे हैं। क्या है इसका रीजन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमको वर्तमान में भिलाई निगम प्लस रिसाली निगम मिला के 1,04,643 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 99 आवेदनों को छोड़ के बाकी सभी आवेदन हमारी तरफ से अप्रूवल कर दिए गए हैं और लगभग 5,000 फॉर्म जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज की कमी के कारण अपलोड नहीं किए गए हैं। इनकी भी जानकारी जो हमें आपत्ति मिलेगी उसका हम लोग जैसा विधिवत शासन द्वारा निर्देशित किया गया है निराकरण करेंगे और संबंधित को सूचित करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि कृपया परेशान ना हो। और शासन द्वारा एक लिंक जारी की गई है जिसकी सूचना आज न्यूज़पेपर में भी दी गई है। उस लिंक में आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर आपका आवेदन किस स्थिति में है वह आप जान सकते हैं। उसमें अगर सत्यापित लिखा है, मतलब आपका आवेदन अप्रूव हो गया है, लंबित लिखा है तो कुछ कारणों से लंबित हुआ है तो आप उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शासन द्वारा 23 से 25 तारीख तक दावापत्ति करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम विधिवत दावापत्ति निराकरण करके संबंधित को सूचित करेंगे। मैडम, सूचित तो करेंगे, लेकिन यहाँ तक कि पोर्टल भी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन की प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है। दावापत्ति करने के बाद में क्या पोर्टल फिर से खोला जाएगा? अभी इस संबंध में शासन द्वारा कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। जिन लोगों के आवेदन पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं या कोई उनको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया वह अपनी आपत्ति निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज करें। हमारे द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि किस कारण से उनका आवेदन अपलोड नहीं किया जा सका है। ज़रूर कुछ दस्तावेजों में कमी रही होगी जिस कारण उन्हें अपलोड नहीं किया। मैडम, बैंक खाता इसमें अनिवार्य है। बैंक खाते को लेकर के एक मतलब समझ थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है। जिन महिलाओं के जॉइंट अकाउंट है, जो लोग यहाँ फॉर्म जमा करने आए थे, हम लगातार इस महतारी वंदन योजना से जुड़े हुए तथ्यों को हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। जॉइंट अकाउंट जो है वो कुछ महिलाओं ने जमा किए हैं और उनका भी उस जो आप बता रहे हैं लिंक पे उसमें उनका दिखा नहीं रहा है। तो जॉइंट अकाउंट मान्य है या नहीं है? क्योंकि जो जमा करने आए थे यहाँ पे जो लोग थे जिम्मेदार, उन्होंने बोला कि जॉइंट अकाउंट मान्य है। भी इस संबंध में जो फॉर्म ले रहे थे उन्हें पर्याप्त सूचना प्राप्त थी कि जॉइंट खाता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी वर्तमान में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप जॉइंट खाता को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर किसी ने जॉइंट खाता जमा किया है और अभी उन्होंने अपना सिंगल खाता खुलवा लिया है तो कृपया निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में अपने सिंगल अकाउंट की बैंक पासबुक की प्रति को जमा कर सकते हैं। इसको करेक्शन करने का पूरा प्रयास शासन द्वारा किया जाएगा। मैडम, जमा करने का प्रयास सभी लोग करेंगे जैसा आपने बताया है,
लेकिन अगर खाता जमा करते हैं उनकी फॉर्म को कैसे खोजा जाएगा, कैसे अटैच होगा? फॉर्म आधार नंबर से तुरंत पता चल जाता है हमको स्टेटस, और वैसे भी एक आधार नंबर से अगर एंट्री एक बार हो गई है तो आप किसी भी अन्य तरीके से उस पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाता है। तो आपने अगर जॉइंट खाता जमा किया हुआ है तो अभी आपसे निवेदन है कि आप अपना सिंगल खाता खुलवाएं और उसकी बैंक पासबुक की छायाप्रति निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में तुरंत जमा करें, ताकि दावा आपत्ति के बाद उसका निराकरण किया जा सके। डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ में दावा आपत्ति का फॉर्म भी लगेगा, क्योंकि दावा आपत्ति करेंगे तभी फॉर्म को जो वो किया जाएगा, सही किया जाएगा। और अगर कोई त्रुटि है मैडम, जैसे आधार अपडेट नहीं है, बहुत लोगों को ये जानकारी मिली है, कम से कम 1,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार अपडेट नहीं कराया है, तो क्या आधार अपडेट कराने के बाद खुद ब खुद वहाँ सब कुछ सही हो जाएगा, या उसके लिए भी दावा आपत्ति करना पड़ेगा? अभी वर्तमान में हमको NPCI से भिलाई निगम अंतर्गत लगभग 1999 और रिसाली निगम अंतर्गत लगभग 132 लोगों की सूची प्राप्त हुई है जिनका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम फ़ोन करके सूचित कर रहे हैं कि आपके पास 30 तारीख से पहले तक का समय है, आप तब तक अपना जो खाता है उसको आधार कार्ड से लिंक करा ले अपने संबंधित बैंक में जाकर, है ना। क्योंकि जब DBT किया जाएगा 8 तारीख को, और अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो वो सर्वर पे नहीं लेगा। तो हम लोग के द्वारा हमको डेटा मिला हुआ है, उसमें फ़ोन नंबर से हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आप अपना जो खाता है उसको आधार से लिंक करवाएं अपने बैंक में जाकर। मैडम फ़ोन से सूचित कर रहे हैं तो जिनके बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स का दिक्कत है उनको भी सूचित किया जाना चाहिए। जी, उसका हमारे पास अलग से सर्वर से हमको डेटा प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो आधार से लिंक नहीं है उसका हम लोग को अलग से डेटा प्राप्त हुआ है। और जॉइंट वाले भी हम फॉर्म से छटनी कर रहे हैं, जितना हम लोग के स्तर से हो सकता है हम उसमें लगातार लगे हुए हैं। फॉर्म हार्ड कॉपी को देख के जो भी जॉइंट वाले उनको अलग कर रहे हैं। और इसके बाद भी मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर उन्होंने त्रुटिवश अपना जॉइंट अकाउंट दे दिया है तो कृपया सिंगल अकाउंट खोल के तुरंत हमको निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना में इसकी कॉपी प्रस्तुत करें। मैडम, जो महिलाएं परेशान हो रही हैं, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक बार आप बता दीजिए हमारे दर्शकों। मैं ये बोलना चाहूँगी कि महतारी वंदन योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस संबंध में अगर आपका आवेदन किसी स्तर पर नहीं भी दिख रहा है तो कृपया इसके लिए परेशान ना हो। एक दावा पत्री आप अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करें। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी आपत्ति का निराकरण 100% कर दिया जाए। धन्यवाद। उन्होंने बताया है कि महतारी वंदन योजना में जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्य लगातार अब भी जारी है। जिनके ऑनलाइन नहीं हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरा शासन लगा हुआ है इस चीज़ को सुधारने के लिए। महतारी वंदन योजना को लेकर के जो भी त्रुटियां हो रही हैं, उन सभी त्रुटियों को शासन प्रशासन द्वारा सुधारा जाएगा और सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा मैडम का कहना है। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई द्वारा संस्था के संरक्षक सेवानिवृत्त CSP वीरेंद्र सतपथी के मार्गदर्शन में संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात पर प्रदेश के सभी अंगदानियों को मरणोपरांत राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए निवेदन पत्र सौंपा। संस्था द्वारा निवेदन पत्र में यह जानकारी देते हुए ये मांग की गई कि दिन पर दिन बढ़ते प्रदूषण व अनियमित दिनचर्या की वजह से अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण BP, शुगर जैसी बीमारियां आम सी हो गई हैं और इन बीमारियों की वजह से मानव अंग तेजी से खराब हो रहे हैं, जिसके कारण देश में लाखों लोगों की अकाल मौतें अंगों के खराब होने से तथा अंगों के सही समय पर न मिलने से हो रही हैं, जबकि इन अकारण व असमय मृत्यु को अंगदान जैसे महादान को ज्यादा से ज्यादा एक अभियान के द्वारा बढ़ावा देकर रोका जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार हमारा देश अंगदान में प्रति 10 लाख में 34 लोग ही जो अंग प्रत्यारोपण में बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं,
अन्यथा अंग प्रत्यारोपण में लाखों करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए स्वप्न जैसा है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों से अंगदान के मामले में बहुत पीछे है। वहीं तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे राज्य अंगदान को गंभीरता से लेते हुए अंगदान दाताओं को मरणोपरांत राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का अभूतपूर्व घोषणा की गई है, जिससे उन राज्यों में अंगदान दाताओं की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। संस्था ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर उपयुक्त बातें रखी तथा संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से 10,000 लोगों का अंगदान और देहदान संकल्प 2030 तक कराने के लक्ष्य को बताते हुए संस्था के प्रयास द्वारा अब तक 148 लोगों द्वारा संकल्प कराए गए परिणाम से अवगत कराया गया। इस निवेदन भेंट कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ राकेश रत्नाकर, प्रकाश गावड़े, घनश्याम पांडे, नितेश मिश्रा, जीवेश उपाध्याय, रिजवान खान की उपस्थिति रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है। मैं संस्था का सदस्य हूँ और वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हूँ कार्यरत। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर माननीय गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को एक निवेदन पत्र देने आए थे। ये समय की मांग है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि भविष्य में जिस तरह से वर्तमान में लोगों के अंग बीमारियों की वजह से और प्रदूषण की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं और ख़राब भी होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंगों के अभाव में लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको रोकने में हम एक प्रयास जो है संस्था के माध्यम से आज एक निवेदन के माध्यम से, निवेदन पत्र के माध्यम से गृह मंत्री को आज हमने दिया है। और हमने ये मांग की जिन्होंने भी अंगदान दिया है उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान दें और ऐसे लोगों की जान बचाए, अंगों के अभाव में ऐसे लोगों की जान बचाई जाए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हम सब भली बात ही जानते हैं कि प्रदूषण और अनियमित दिनचर्या के कारण दिन पर दिन बीपी, शुगर जैसी जो बीमारियां समय से काफ़ी पहले मनुष्य को हो रही हैं और उसके कारण से जो किडनी, हार्ट, लीवर वगैरह की जो बीमारियां हो रही है और इस कारण से मनुष्य को अकाल मृत्यु प्राप्त हो रही है। और इस अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें अंगदान और देहदान अधिक मात्रा में अगर होंगे तो उनसे जो अंग प्राप्त होंगे तो अंग प्रत्यारोपण संभव हो पाएगा, जिसकी वजह से लोगों जो तकलीफ़ें हो रही है उससे उनको मृत्यु से बचाया जा सकता है। और इस तरह से क्या बोलते हैं, कई जगह पे ऐसा है कि जो अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं उसमें 70 से 80 लाख रुपए इस तरह की किडनी वगैरह में काफ़ी रुपए खर्च हो जा रहे हैं और जिनको अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा है तो वो मृत्यु हो जा रही है उनकी। तो हम सरकार से इस बात पे निवेदन करने आए हैं कि सरकार इस तरह के अंग प्रत्यारोपण करने वालों को राजकीय सम्मान का दर्जा करे। और पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हमारे देश में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जो अंग दान को क्या बोलते हैं राजकीय सम्मान देने का राजकीय सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तो उससे लोगों में प्रोत्साहन के वजह से अंगदान की जो संख्या है वो बढ़ेगी और लोगों को अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस संबंध में हम सर्वधर्म सेवा संस्था की ओर से उप मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया करके उनसे अनुरोध किया गया है। धन्यवाद। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। परीक्षा के दौरान डर, तनाव और घबराहट होना आम बात है। परीक्षा तनाव एक शारीरिक स्थिति है जिसमें छात्र अत्यधिक तनाव, चिंता और असुविधा का अनुभव करते हैं। इसकी वजह से साल भर परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद भी कई छात्रों का प्रदर्शन बिगड़ जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर एशियन न्यूज ने कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी से जानना चाहा, जिसमें उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान तनाव पर नियंत्रण करना जरूरी है ताकि छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें। एग्जाम के समय अक्सर विद्यार्थी तनाव और भय के शिकार होते दिखाई देते हैं। इस भय व तनाव के कारण अक्सर सर्वश्रेष्ठ करने से कहीं न कहीं चूक जाते हैं, पर वहीं ऐसे कई विद्यार्थी भी होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर फोकस कर पढ़ाई करते हुए अति सर्वश्रेष्ठ करने सफल हो जाते हैं। शहर की प्रतिष्ठित शाला KPS की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना है व किन परिस्थितियों में अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, इसे लेकर टिप्स दिए, साथ ही शुभकामनाएं भी दी।
सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए गुड विशेस देना चाहती हूँ। और बच्चों से मेरी ये कहना है कि आप आखिरी समय के लिए न निर्भर रहें। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसकी पहले से ही तैयारी करके रखें। और जो भी कुछ अगर आपने भूलवश नहीं पढ़ा है उसके लिए अब नए सिरे से पढ़ाई की शुरुआत ना करें। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ाई करें और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। आप स्ट्रेस ऐसे भी होता है कि अब हमने नहीं पढ़ा तो अब हम इसको इंटरनेट से या फ़ोन से या नए तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है क्योंकि आपका दिमाग भटकता है। तो आप मोबाइल का प्रयोग ना करें। कुछ समय अपने ज़रूर खेल कूद में आधा घंटा या अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए लगाना भी बहुत ज़रूरी है। वरना लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो भी आप अच्छा अपना फल नहीं पा पाएंगे। और इसके अलावा आप भरपूर निद्रा लें। आपकी नींद बहुत होना ज़रूरी है। रात भर पढ़ने से आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अच्छा भोजन लें, क्योंकि आप बहुत हैवी फूड या जंक फूड अगर खाएंगे तो वो आपके शरीर में जो भी रिएक्शंस होंगे वो आपको ठीक से सोने नहीं देंगे या आपको परेशान करेंगे। तो आप अच्छा खाना खाएं, अच्छी निद्रा लें, किसी भी किस्म का तनाव ना लें। और जब परीक्षा देने जाइए तो ईश्वर को ज़रूर याद करिए, तो वो आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है। जब आप रिलैक्स माइंड में होते हैं तो ही आप अच्छे तरीके से परीक्षा अपना दे सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि अच्छा जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, उसी पे ध्यान दो, उसी को अच्छा करो और अच्छा खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से रेस्ट करो। और सब अच्छा अगर आप सोचोगे तो एवरीथिंग विल बी वेल फॉर यू। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जो नई शिक्षा प्रणाली में अपनी ही भाषा में पढ़ने का एक जो माध्यम है और बहुत कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग का समावेश किया गया है, जिससे कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से और या डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो करते हैं उन चीज़ों को अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमेशा दिमाग पे, दिल पे वो लिख जाती है, याद हो जाता है। तो वो डेफिनेटली उनका प्रदर्शन परीक्षा में अच्छा होगा और ये फॉरएवर लर्निंग हो जाती है। तो मैं नई शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छा मानती हूँ। परीक्षा से संदर्भ में मैं फिर से वही बोलूँगी कि बच्चों से निवेदन है कि जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, आखिरी समय के लिए इंतज़ार ना करो, नए पाठ्यक्रम की शुरुआत ना करो और भरपूर नींद लो। घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए इंटरनेट का प्रयोग ना करें। ये सारे माध्यम जो हैं वो आपको कभी भी दिमाग ही आपका भटकाते हैं, तो वो आप उसका ध्यान रखें और अच्छे से सोकर उठ के बढ़िया खाना आप कुछ खा करके और फिर आप परीक्षा देने जाइए। आपका डेफिनेटली परीक्षा जो होगा वो उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा। वहीं वर्तमान समय में विद्यार्थियों व पालकों के बीच उत्पन्न होती विकराल समस्या असामंजस्यता की स्थिति को लेकर भी प्रकाश डाला व साथ ही बताया कि क्यों पड़ती है पेरेंटिंग की आवश्यकता। आज के समय में माँ बाप बहुत छोटे परिवारों के में रहने लगे हैं और ऐसे में माँ और पिता अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वो अपने बच्चों का ध्यान कम दे पाते हैं। जब सामूहिक परिवार रहता था तो कोई ना कोई किसी न किसी का ध्यान बच्चे के ऊपर, उसकी गतिविधियों पर रहता था। तो आज पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से स्कूल के ऊपर निर्भर हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, कौन से संस्कार को ले रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। और चूँकि वो अपना समय नहीं दे पाते हैं तो उसको पेरेंट्स जो हैं वो उनको सुख सुविधाओं का ज़्यादा बढ़ा करके देखते हैं, जिससे वो और ज़्यादा बच्चे स्पॉइल ही होते हैं।
तो पेरेंटिंग के लिए मैं यही बोलूँगी, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है समय और संस्कार। और अगर आपने ये दिया है तो आप, और उसके लिए आपको स्कूल से भी सहयोग लेना पड़ेगा। स्कूल में जो भी चीज़ बताई जाती है, आप बच्चा दिन भर जो कर रहा है वो स्कूल की टीचर से आप बात करिए जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, और टीचर का भी फीडबैक लीजिए। में भी कभी कभी नेगेटिव फीडबैक भी हो, उसको आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जो भी अगर कोई चीज़ गलत पता चलती है वो आपका और टीचर्स दोनों का मिला जुला एक प्रयास ही जो है उसको सही राह पे ले जाएगा। तो पेरेंटिंग के लिए मेरी यही टिप्स है कि बच्चों को आप समय दें, ध्यान दें। प्रयास इतने बेहतर होने चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, यदि विद्यार्थी एग्जाम के समय अपने टाइम टेबल, खान पान व अध्ययन पर ध्यान दे तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। वहीं अगर पालकगण अपने बच्चों को समय दें, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित ही पेरेंटिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिक्षा एक समृद्धि और समर्पण का क्षेत्र है, जहां समय समय पर बदलाव होता रहता है।
आधुनिक युग में छात्रों की आदर्श शिक्षा को बनाए रखने के लिए नए उपायों की भी आवश्यकता होती रहती है। ऐसी ही एक शैक्षणिक संस्था है माइलस्टोन एकेडमी, जहां छात्रों से सीधे संवाद, आत्मनिरीक्षण और सामूहिक सहयोग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। माइलस्टोन एकेडमी में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में उच्च स्तर की प्रेरणा को बढ़ावा दिया जाता है। इस अकादमी में खेल आधारित शिक्षा से छात्रों को समन्वय, टीम वर्क और समस्या समाधान कौशल भी सिखाए जाते हैं, ताकि इसके माध्यम से विद्यार्थी न सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को सुधारते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर माइलस्टोन की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने एसीएन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं शिक्षाविद डॉक्टर ममता शुक्ला से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, एसीएन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्पष्टवादी और कुशल व्यवहार की धनी, ममता मन में भरी हुई, हजारों बच्चों को शिक्षित करने वाली ये महिला ममता शुक्ला मैडम है, जो कि माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर मैडम है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना चंद मिनट जो है हमको दिया हुआ है और हमने सोचा इन चंद मिनट में ही उनकी पूरी दुनिया समेट लें। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, आपसे मेरा सवाल है कि आप इस फील्ड में कब से हैं? एक बेहतर शिक्षा देते हुए आपने हजारों बच्चों को शिक्षित किया है और देश और दुनिया में अपनी सेवाएं आज वो दे रहे हैं। और आज भी मैं देखती हूँ आप नन्हे बच्चों के साथ किस तरह से उनकी एक्टिविटीज में भाग लेती हैं, हर वक्त उनके साथ एक्टिव रहती हैं। इस फील्ड में कब से और कैसा लगता है आपको इस फील्ड में रहना? वैसे तो 1995 से हमने स्कूल शुरू किया था, पर यही मेरा विषय है, इसी विषय की मैंने पढ़ाई की है। तो कब से है कि बात नहीं है, मैं शुरू से ही हूँ, यही मैं एक तरह से कहें यही बढ़ रही हूँ। और बच्चों को मैंने शिक्षित नहीं किया है, उनको मैंने बढ़ते देखा है। शिक्षा तो अपने आप मिल गई उन्हें छोटे छोटे 2.5-3 साल के बच्चों को 12th तक उन्होंने हमारे यहाँ से दिया, तो उनके बढ़ने को, उनके डेवलपमेंट को मैंने विटनेस किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे तो बढ़ेंगे ही, वो तो डेवलप होंगे ही, उनके डेवलपमेंट को हम एक सही दिशा दे दें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे फील्ड में जाती हूँ, कई जगह मुझे कवरेज करना होता है। इसी दौरान जब स्कूल की चर्चा होती तो मैंने बताया कि माइलस्टोन के बगल में मेरा ऑफिस है, तो उन्होंने बोला अच्छा वो ममता शुक्ला मैडम वाला स्कूल। और मेरे यहाँ आपका हर कवरेज करा भी जाता है। तो हर एक्टिविटीज में जैसे नैतिक शिक्षा हो, शारीरिक शिक्षा हो, अब बच्चों को किस तरह देती हैं? क्योंकि हर तरह की एक्टिविटीज में यहाँ पर बच्चों को पारंगत देखा गया है। देखिए, बच्चों का तो सर्वांगीण विकास की बात करनी पड़ती है। जब बच्चा बढ़ रहा है, जब उसका विकास हो रहा है, तो उसका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है और नैतिक विकास भी हो रहा है। तो सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और उन्हें ऐसा माहौल देना पड़ता है जिसमें ये विकास हो। तो हम इसमें कुछ करते नहीं हैं, बस वो एनवायरनमेंट देते हैं, उसमें उनका एक्सपोजर होता है और उनको लर्निंग हो जाती है। जैसे पर्व होते हैं, दीपावली हो, ईद हो, उसमें भी मुझे बाकायदा फुटेज मिलते हैं। मैं देखती हूँ बच्चे मुस्लिम परिधान में हैं, दीपावली में दीपों के दीप जलाते हैं। तो अपने पर्वों के लिए आप जो जागरूक करती हैं, क्या बच्चे में जागरूकता आती है और वो एक दूसरे के साथ सभी पर्वों को मिलकर मनाते हैं? देखिए, पर्व मतलब उत्साह और खुशी, ये सबके अंदर की मांग है कि हम खुश हों, उत्सव मनाएं। तो हम वो स्कूल में मना लेते हैं। बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश होना जब वो अच्छा लगता है, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है। घर में तो वो बहुत सारा उत्सव मनाते हैं, पर जब अपने फ्रेंड्स के बीच मनाते हैं तो वहाँ उनको लर्निंग हो जाती है, वो बात सीख जाते हैं, वहाँ पर वो सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। स्कूल शिक्षा की बात करें तो हम नए आयाम हर दिन आए रहते हैं, लेकिन गुरुकुल ने अपना उसमें पैर जमाया हुआ है। गुरुकुल आज भी पहचाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है वो अभी इन्हीं सब बातों पर बहुत ध्यान देती है कि बच्चों का दूसरा घर उनका स्कूल होता है और बच्चे यही विकसित हो रहे हैं। तो जब तक टीचर के लिए प्यार नहीं होगा, जब तक टीचर के लिए इज्जत नहीं होगी, तब तक कैसे वो माहौल कैसे बनेगा? तो हम लोग ये बहुत कोशिश करते हैं कि नर्सरी से लेके 12th तक बच्चों को इतना प्यार दें और उनको इतनी इज्जत दें कि वो इज्जत करना और प्यार देना सीख जाएं। राज्य सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के आपके क्या विचार है? बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करना है, अच्छा ही होगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिए गए हैं जो बहुत उचित हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भविष्य देख रही हूँ मैं।
वही दूसरे मामले में अगर हम देखेंगे तो स्कूल शिक्षा को लेकर के जो पूर्व सरकार थी, स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना की थी उन्होंने, और वो उस दौरान में काफी एक्टिव थे, लेकिन अभी सरकार बदलने के बाद उनमें थोड़ा सा यानी देख रेख या कुछ अभाव देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहूंगी कि हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन उसकी पॉलिसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, हम ये शिक्षा नीति के साथ भी यही बात है, पिछले के साथ भी यही बात थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखते हैं। स्कूल शिक्षा वर्तमान में व्यापार व्यवसाय ज्यादा स्वरूप ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? होना ही चाहिए। अंत में तो अपनी जीविका जीनी है, अंत में अपने लिए अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना है, तो जरूर उसको वोकेशनल होना चाहिए, उसको जरूर स्किल बेस्ड होना चाहिए। अच्छा है। आप ऑल इंडिया टूर पे रहती हैं, कभी ऐसा कोई मौका आया कि जहां आप पहुंची होंगी और सब बोले होंगे, एक आध आपका वहां पर स्टूडेंट निकले और बोले मैं माइलस्टोन का था या हूँ, कैसा लगता है? ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है और बहुत मन को छू जाता है। एक बार मैं फ्लाइट में थी और मेरी पीछे की सीट थी, मेरे बच्चे के सामने की सीट थी, वो मेरे यहाँ से पास आउट था और नई नई नौकरी लगी थी। वो आया मेरे पास और उसके बाद उसने कहा कि आप मेरी सीट पर बैठिए, आप पीछे बैठे और मैं सामने बैठूं, ऐसा संभव नहीं है। उस दिन बहुत अच्छा लगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ मेरे बच्चे आते हैं और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कराते हैं, अच्छा लगता है। ये सवाल करना तो अतिशयोक्ति होगी कि आप स्कूल में और क्या नया करना चाहेंगे, क्योंकि आप आए दिन हर दिन स्कूल की में डायरेक्टर रहते हुए हर दिन एक्टिविटीज में आप बच्चों को पारंगत करती हैं, इसलिए ये सवाल तो मेरा यहीं पर रुकता है। नहीं, फिर भी पानी बह रहा है, कभी भी कोई चीज पुरानी नई नहीं रहती, हर दिन नई रहती है। जैसे पानी का बहना नया है, वैसे ही शिक्षा में नए नए प्रयोग भी नए हैं। तो कभी कोई चीज ऐसी नहीं होती बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। जैसे आज एक नाइट स्टे है बच्चों के लिए, नाइट कैंप है, वो किस तरह का कैंप है? बच्चों को में कितना उत्सुकता रहती है इस कैंप को लेकर? देखिए, हमारे दोनों बच्चों के लिए अलग अलग कैंप होता है, नर्सरी के और सीनियर बच्चों के लिए। सीनियर बच्चे तो 24 घंटे रहते हैं, रात भर हमारे पास रहते हैं, पर इन बच्चों को हम 10-11 बजे दे देते हैं। यहाँ बिल्कुल फेरी टेल जैसा एक माहौल होगा, ऐसा लगेगा कि परियों की दुनिया आ गई है, और बच्चे उसमें हमारे पास 10-11 बजे रहते हैं। बहुत उन्हें अच्छा लगता है, उनके पेरेंट उन्हें 11 बजे लेने आते हैं, हम कहानियां सुनाते हैं, परियां आती हैं, बन के परी आती हैं, यहाँ डेकोरेशन भी होती है, डिनर करते हैं हमारे साथ, मॉल विजिट के लिए भी जाएंगे। अच्छा रहता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। दीगर स्कूलों में, कुछ स्कूलों में इसका अभाव देखा जाता है, वो बच्चों की शिक्षा को कम और एक तरह कह सकें कि वसूली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज्यादातर से देखने को मिलता है, दिन आंदोलन भी होते हैं। मुझे अपने बारे में बात करनी चाहिए, मैं कैसा करती हूँ, मैं कैसा कर सकती हूँ और मुझे कैसा करना चाहिए। मैं दूसरे को देखूंगी तो कैसे बनेगा? अर्जुन को अपनी आंख, वो मछली की आंख पर अपनी नजर रखनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही देखती हूँ। एशियन न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कहूंगी कि माइलस्टोन एक अनुभव है, ये स्कूल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस है। मैं सोचती हूँ कि इस ट्विन सिटी को एक एक बच्चे को ये अनुभव होना चाहिए। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो यहाँ नहीं आ रहा वो जरूर कुछ मिस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, हमको कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी डायरेक्टर मैडम माइलस्टोन स्कूल की ममता शुक्ला मैडम। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने कहा माइलस्टोन स्कूल में पढ़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वाकई में मेरे ऑफिस के चंद कदमों की दूरी पर ये स्कूल है, और आए दिन यहाँ पर एक ऐसा हर्ष का माहौल होता है, बच्चों में इतनी खुशी होती है, पालकों में इतनी खुशी होती है, जो मैं खुद देखती भी हूँ। तो लगातार हमारे साथ एक मुलाकात में बनी रहिए और देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर सिद्ध मुनि आश्रम कका पहाड़ में रहने वाले संत काली कमली वाले बाबा श्याम सुंदर दास पर नशेड़ी युवक दारा उर्फ सुरेश गुप्ता ने लाठी और चाकू से जानलेवा हमला किया है, जिससे बाबा के शरीर में जगह जगह चोटें आई है। हमले से आहत बाबा ने बताया कि पिछले कुछ समय से यहाँ लगातार चोरी हो रही थी, तो जिन लोगों पर उन्हें शक था उन्हें आश्रम की ओर आने जाने से मना कर दिया गया था, जिससे युवक दारा नाराज था। इसी बात को लेकर आरोपी युवक ने जानलेवा हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की। मामले की शिकायत रतनपुर थाने में की गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत थाना चौक से कुसमुंडा खदान प्रवेश करने वाले मार्ग पर 5 नंबर बैरियर के बाहर शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे एक खड़े ट्रेलर में आग लग गई।
आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और कुछ ही देर में आग ने पूरे केबिन को स्वाहा कर दिया। ट्रेलर चालक ने बताया कि वह कुसमुंडा खदान में कोयला लदान के लिए प्रवेश करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान केबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से आग लग गई। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।